क्या तुमने कभी सोचा है कि एक लड़की जो अपनी पालकी से गरीबों को कीड़े मकोड़े की तरह देखती थी, एक दिन उन्हीं के दरवाजे पर भूखी खड़ी होगी? क्या तुमने सोचा है कि एक अंधा फकीर जिसे बाजार में धक्का देकर गिराया गया, वो असल में किसी राज्य का राजकुमार निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब उस फकीर ने गिरते हुए भी मुस्कुराकर दुआ दी, तो क्या उसे पता था कि यही लड़की एक दिन उसकी झोपड़ी का दरवाजा थपथपाएगी? बहुत पुरानी बात है, उस जमाने की जब बाजारों में ऊंट की घंटियां बजती थीं और जहाज समुद्र की लहरों पर सवार होकर दूर दूर के मुल्कों तक जाते थे। एक बड़े और मशहूर बंदरगाह शहर सोनापुर में एक सौदागर रहता था जिसका नाम था रतनदास। रतनदास कोई साधारण व्यापारी नहीं था। उसके पास 7 जहाज थे जो रेशम, मसाले, हीरे और सोने का व्यापार करते थे। उसकी हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें 50 नौकर चाकर रहते थे और फिर भी हवेली के कुछ कमरे हमेशा बंद रहते थे क्योंकि उन्हें खोलने वाला कोई नहीं था। रतनदास की एक बेटी थी, चंदा। नाम सुनकर ही समझ आ जाता है कि वह कितनी सुंदर रही होगी। गोरा रंग, काली घनी आंखें, लंबे बाल जो कमर तक लहराते थे। जब वह बाजार में निकलती थी तो लोग रुक कर देखते थे। लेकिन चंदा की सुंदरता से ज्यादा मशहूर थी उसकी अकड़। वह जानती थी कि वह खूबसूरत है, वह जानती थी कि उसके बाप के पास दौलत है, और इन दोनों बातों ने मिलकर उसके दिल में एक ऐसा घमंड भर दिया था जो किसी पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। चंदा जब अपनी सोने की पालकी में बैठकर निकलती थी तो रास्ते में जो गरीब मिलते वह नाक भौं सिकोड़ लेती। एक बार एक बुढ़िया ने उसकी पालकी के पास आकर एक पैसे की भीख मांगी। चंदा ने अपनी दासी से कहा, इसे हटाओ यहाँ से, बदबू आ रही है। बुढ़िया को धक्के देकर हटाया गया और चंदा हंसती हुई चली गई। घर में रतनदास ने 1-2 बार कहा, बेटी इंसान को इंसान समझो, लेकिन चंदा हंस देती। पिताजी आप भी ना, जो हमारे जैसा नहीं वो क्या इंसान हुआ? रतनदास गहरी सांस लेता और चुप हो जाता। वो जानता था कि उसने बेटी को हर चीज दी लेकिन तमीज देना भूल गया। चंदा के लिए एक बड़े घराने में रिश्ता तय हुआ था। लड़के का नाम था विक्रम, एक बड़े जमींदार का बेटा। देखने में ठीक ठाक पर दौलत में रतनदास से कम नहीं था। चंदा को यह रिश्ता पसंद था क्योंकि विक्रम के पास भी हवेली थी, घोड़े थे और ओहदा था, यानी 2 घमंडियों का मिलन होने वाला था। उन दिनों हर हफ्ते बाजार लगता था। दूर दूर से सौदागर आते थे और शहर गुलजार हो जाता था। एक ऐसे ही बाजार के दिन की बात है। चंदा अपनी 4 दासियों और 2 पहरेदारों के साथ बाजार निकली थी। उसे एक खास तरह का इत्र चाहिए था जो अरब से आता था। पालकी बाजार के बीच में रुकी और चंदा उतरी। उसने रेशम का लाल लिबास पहना था, माथे पर सोने की बिंदी, कानों में हीरे की बालियां। जो भी उसे देखता एक पल के लिए ठहर जाता। वह इत्र की दुकान की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसके रास्ते में कुछ आ गया। एक बूढ़ा आदमी, आंखों पर एक मैला सा कपड़ा बंधा था, हाथ में एक लाठी, पहने हुए कपड़े फटे और धूल भरे। वो धीरे धीरे अपनी लाठी टटोलता हुआ चल रहा था। अंधा था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि चंदा का काफिला उसी रास्ते से आ रहा है। चंदा के पहरेदार ने आगे बढ़कर फकीर को एक तरफ धकेला। फकीर संभल नहीं पाया और गिर गया। उसकी लाठी दूर जा गिरी। बाजार में लोगों ने देखा, कुछ लोगों के मुंह से हाय निकली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। चंदा रुकी, उसने नीचे देखा। बूढ़ा फकीर धूल में पड़ा था और फिर जो हुआ वो अजीब था। फकीर मुस्कुराने लगा, धूल में पड़ा, घुटने छिले, हाथ जमीन पर और चेहरे पर मुस्कुराहट। चंदा को पहली बार थोड़ी अजीब सी बेचैनी हुई। वो हंसी, अरे क्या पागल है, और आगे बढ़ने लगी। तभी फकीर की आवाज आई। वो आवाज बाजार के शोर में भी साफ सुनाई दी, गहरी, शांत, जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। बेटी रुक एक पल। चंदा रुकी, उसे खुद नहीं पता कि क्यों रुकी। पहरेदार आगे बढ़ा कि फकीर को फिर धकेले, लेकिन चंदा ने हाथ उठाकर रोका। फकीर उठ रहा था, धीरे धीरे, किसी ने हाथ नहीं दिया। वो खुद उठा, लाठी ढूंढी, पास में पड़ी थी, उठाई, कपड़े झाड़े और फिर मुड़ा सीधे चंदा की तरफ, जैसे उसे दिखता हो। बेटी, फकीर ने कहा, जो आज ऊंचा है वह कल नीचे भी हो सकता है। यह दुनिया की रीत है। मेरी दुआ है कि तुझे कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। चंदा ने एक पल उसे देखा, फिर हंस दी। वो हंसी जो तब निकलती है जब कोई बात बहुत हल्की लगती है। उसने अपनी दासी से कहा, चलो, और वह आगे निकल गई। लेकिन उस रात और कई रातों बाद भी चंदा को नींद में उस बूढ़े की मुस्कुराहट याद आती रही। धूल में पड़ा हुआ और फिर भी मुस्कुराता हुआ। ऐसी
मुस्कुराहट उसने पहले कभी नहीं देखी थी, ना अपने घर में, ना अपने मंगेतर के चेहरे पर। वो भूल जाती और आगे बढ़ जाती। जिंदगी तो मस्त चल रही थी। उन दिनों रतनदास का व्यापार बहुत अच्छा था। 7 जहाज भरे हुए थे। एक जहाज सोने के बर्तन लेकर गया था, एक रेशम लेकर, एक मसाले लेकर। रतनदास को पूरा यकीन था कि इस बार का मौसम बेहद फायदेमंद रहेगा। उसने एक बड़े सेठ से कर्ज लेकर और भी माल भेजा था। सोचा था कि मुनाफे से कर्ज चुकता होगा और ऊपर से दुगना बचेगा। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, जहाज वापस नहीं आए। फिर खबर आई, बंदरगाह पर एक नाविक पहुंचा, अधमरा, थका हुआ। उसने जो बताया उसे सुनकर रतनदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। समुद्र में एक ऐसा तूफान आया था जैसा पिछले 50 सालों में नहीं आया था। लहरें पहाड़ जितनी ऊंची उठी थीं। 7 जहाज 7 डूब गए थे। कुछ नाविक बच गए, लेकिन सारा माल, सारी दौलत समुद्र की तह में चली गई। रतनदास को जब यह खबर मिली तो वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही एक तरफ झुक गए। नौकरों ने संभाला, हकीम आए, लेकिन रतनदास का दिल पहले ही टूट चुका था। जो कर्ज उसने लिया था वो इतना बड़ा था कि हवेली बेचने पर भी पूरा नहीं होता। उसकी उम्र भी हो चली थी, शरीर पहले से थका था और अब यह सदमा। 2 हफ्ते बाद एक सुबह रतनदास ने आंखें बंद कर लीं, हमेशा के लिए। चंदा अपने पिताजी की मौत पर बहुत रोई। वो उनसे प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन रोने का वक्त भी ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि कर्जदार आने लगे, एक के बाद एक। पहले सेठ आए जिन्हें कर्ज वापस चाहिए था, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे। हवेली के नौकर एक एक करके जाने लगे, क्योंकि तनख्वाह कौन देता। दासियां चली गईं, पहरेदार चले गए। जो फर्नीचर था, जो जेवर थे, जो बर्तन थे, सब बिकने लगे। चंदा ने सोचा था कि रिश्तेदार आएंगे, उसके चाचा, उसकी बुआ, उसके पिताजी के दोस्त। इतने साल हवेली में खाना खाया था, अब तो आएंगे ना। कोई नहीं आया। 1-2 रिश्तेदार आए, दूर से सहानुभूति जताई और चले गए। जब पैसे की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए। हम क्या कर सकते हैं बहन, हमारे अपने हाल बुरे हैं। और विक्रम, जो उसका मंगेतर था, जिसके साथ शादी तय थी, उसका एक आदमी आया। उसने एक छोटी सी चिट्ठी दी। चंदा ने पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था कि हालात देखते हुए यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। विक्रम की माँ नहीं मानेंगी। माफी मांगी थी, लेकिन शब्द खोखले थे। चंदा ने चिट्ठी को धीरे से मोड़ा और रख दिया। रोई नहीं, कम से कम तब नहीं। एक अजीब सा सन्नाटा था उसके अंदर, जैसे एक साथ इतनी चोटें लगी हों कि दर्द महसूस करने की ताकत ही ना बची हो। आखिर में वह दिन भी आया। हवेली के दरवाजे पर ताला लग गया। कर्जदारों ने हवेली ले ली। चंदा एक छोटी सी पोटली लेकर बाहर निकली। उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे और एक छोटी सी चांदी की अंगूठी, जो उसकी माँ की निशानी थी। माँ जो बचपन में ही गुजर गई थी। बस इतना बचा था। वो शहर की सड़कों पर थी, पहली बार अकेली। जो सड़कें उसने हमेशा पालकी में बैठकर देखी थीं, आज उन्हीं सड़कों पर उसके पैर थे। धूल थी, धूप थी और भूख, जो धीरे धीरे महसूस होने लगी थी। चंदा को नहीं पता था कि कहाँ जाए। उसने 1-2 जगह दरवाजा खटखटाया, जहाँ पहले लोग उसे देखकर खुश होते थे, लेकिन अब दरवाजे नहीं खुले। एक जगह खुला भी तो चेहरे पर पहचान का भाव नहीं था, या था पर वह जानबूझकर अनजान बन रहे थे। दोपहर गुजरी, शाम आई। चंदा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेट में भूख थी, गला सूखा था, पैर दर्द कर रहे थे, जो जिंदगी में पहली बार इतना चले थे। और तब उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसे वह आवाज याद आई, बेटी, जो आज ऊंचा है वह कल नीचे भी हो सकता है। वह अंधा फकीर और उसके शब्द। चंदा की आंखों से पहली बार उस दिन आंसू निकले, लेकिन यह आंसू पिताजी की याद के नहीं थे, ना विक्रम की धोखेबाजी के। ये आंसू थे उस गुरूर के जो टूट चुका था, उस घमंड के जिसने उसे अंधा बनाए रखा। उसने आंखें बंद की और बिना सोचे, जैसे कोई अंदर से रास्ता बता रहा हो, उठी। रात के अंधेरे में वह शहर के उस हिस्से की तरफ चल पड़ी जहाँ वह पहले कभी नहीं गई थी, जहाँ गरीब रहते थे, जहाँ से वह हमेशा नाक भौं सिकोड़ कर गुजरी थी। उसे नहीं पता था वह कहाँ जा रही है, पर पैर चल रहे थे। भूख इतनी थी कि चक्कर आ रहे थे। कई घंटे हो गए थे बिना खाए। रात का अंधेरा था, रास्ते अजनबी थे। वह चलती रही। एक मोड़ पर उसे एक छोटी सी रोशनी दिखी। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर से मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, एक दिया जल रहा था। चंदा वहीं रुक गई। उसने दरवाजा देखा, वो खुला था। बस एक पतला कपड़ा लटका था जो दरवाजे की जगह काम कर रहा था। और तब उसे महसूस हुआ, यह झोपड़ी, यह वही थी। उसे पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था। उसने हाथ उठाया और दरवाजे के पास की दीवार पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, वही आवाज, गहरी, शांत,
आ जाओ, दरवाजा खुला है। चंदा ने कपड़ा हटाया और अंदर गई। वह फकीर वहां बैठा था, आंखों पर वही कपड़ा, सामने एक मिट्टी का दिया और थोड़ी दूर पर एक छोटी सी हांडी जिसमें से कुछ पक रहा था। फकीर ने मुंह उठाया। उसकी बंद आंखें चंदा की तरफ थीं, जैसे वह देख सकता हो, और चंदा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। फकीर मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट बाजार वाली धूल में गिरे हुए की। उसने कहा, बैठो। चंदा बैठ गई जमीन पर। पहली बार जमीन पर बैठी थी वो। कोई गद्दा नहीं, कोई मखमल नहीं। फकीर ने हांडी से थोड़ा दाल भात निकाला, एक मिट्टी के कटोरे में, और चंदा की तरफ बढ़ा दिया। एक शब्द नहीं पूछा, कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, कुछ नहीं, बस खाना दे दिया। चंदा ने कटोरा हाथ में लिया, देखा उसे, और फिर पहली बार उसने किसी और के हाथ का बना खाना एक मिट्टी के कटोरे में जमीन पर बैठकर खाया। वो खाना उस जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना था। चंदा ने रात भर रोने की कोशिश की, पर खाने के बाद नींद आ गई। जमीन पर उस छोटी सी झोपड़ी में उसे पहली बार असली नींद आई, और बाहर उस रात तारे देख रहे थे एक लड़की को जो आज पहली बार सच्ची इंसान बनने की राह पर चली थी। उस रात चंदा को नींद बहुत जल्दी आ गई थी, शायद इसलिए कि थकान इतनी गहरी थी कि आंसुओं को भी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन नींद भी ज्यादा देर नहीं टिकी। आधी रात को उसकी आंख खुली। झोपड़ी में वही छोटा सा दिया जल रहा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और जमीन पर बिछी एक पुरानी चटाई, यही सब था। चंदा को एक पल के लिए लगा कि शायद सपना देख रही है। फिर उसे जमीन की ठंडक महसूस हुई और समझ आया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। फकीर एक कोने में बैठा था। उसकी पीठ दीवार से लगी थी, आंखें बंद थीं। सो रहा था या ध्यान में था पता नहीं। उसकी सांसें इतनी शांत थीं जैसे कोई झील हो जिसमें हवा भी ना चले। चंदा ने उसे देखा। यह वही बूढ़ा था जिसे बाजार में उसके पहरेदार ने धक्का दिया था, जो धूल में गिरा था, जिसने गिरकर भी मुस्कुराया था, जिसने दुआ दी थी, और चंदा ने उस दुआ को उड़ा दिया था। आज वह उसी की झोपड़ी में थी। चंदा को एक अजीब शर्म आई, ऐसी शर्म जो पहले कभी नहीं आई थी। पैसों की शर्म नहीं, इज्जत की शर्म नहीं, यह शर्म थी अपने आप से, अपने उस व्यवहार से जो उसने पूरी जिंदगी किया था। वो चुपचाप लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। अंधेरे में वह अपनी जिंदगी के पन्ने पलटती रही। वह बुढ़िया जिसे उसने भिखारिन कहकर हटवाया था, वह छोटे बच्चे जो उसकी पालकी के पास आते थे तो उसके नौकर भगा देते थे, वो गरीब औरत जो बाजार में सस्ती सब्जी बेचती थी और चंदा उसके पास से गुजरती तो मुंह फेर लेती। एक एक याद आती रही और एक एक चुभती रही। उस रात चंदा रोई, पर चुपचाप, ताकि फकीर की नींद न टूटे। सुबह हुई, चिड़ियों की आवाज आई, धीमी धूप झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आई और फकीर की आवाज भी आई, उठ जाओ, सुबह हो गई। चंदा उठी। उसने देखा कि फकीर पहले से जाग रहा था। वो बाहर से पानी लेकर आया था और एक छोटे मटके में रखा था। मुंह धो लो, उसने कहा। चंदा ने मटके से पानी लिया, ठंडा था। उसने मुंह धोया। कोई आईना नहीं था, कोई इत्र नहीं था, कोई रेशमी तौलिया नहीं था। उसने अपने दुपट्टे से मुंह पोंछा और फकीर के पास आकर बैठ गई। फकीर ने थोड़ी सी रोटी और एक कटोरी दाल सामने रख दी। खाओ। चंदा ने एक पल देखा, फिर खाने लगी। चुप्पी थी, पर अजीब तरह की चुप्पी, भारी नहीं बल्कि हल्की, जैसे दोनों को पता हो कि शब्दों की जरूरत नहीं। खाना खत्म हुआ तो चंदा ने पहली बार जुबान खोली। मुझे जाना चाहिए, फकीर ने पूछा। कहाँ? चंदा के पास जवाब नहीं था। फकीर बोला, जब तक जाने की जगह ना हो यहाँ रहो। झोपड़ी छोटी है पर दिल की तंगी नहीं है। चंदा ने उसे देखा। उसके मन में हजार सवाल थे। तुम कौन हो? तुम्हें डर नहीं लगता अकेले रहते हुए? तुम अंधे हो तो खाना कैसे बनाते हो? ये दिया कैसे जलाते हो? लेकिन उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, बस इतना कहा, ठीक है। दोपहर हुई। चंदा झोपड़ी में बैठी थी। फकीर बाहर गया था अपनी लाठी लेकर। चंदा ने झोपड़ी में नजर दौड़ाई। कितनी छोटी थी यह जगह। एक कोने में एक छोटी सी हांडी, कुछ बर्तन, एक पुराना कंबल। दूसरे कोने में कुछ जड़ी बूटियां थीं जो सूखने के लिए लटकाई गई थीं। एक मिट्टी का दिया। बस। चंदा उठी। उसने झोपड़ी के बाहर झांका। एक छोटा सा कुआं था पास में और कुछ बर्तन जो पानी में थे, शायद धोने के लिए रखे थे। चंदा ने बर्तन उठाए। उसने जिंदगी में कभी बर्तन नहीं मांजे थे। उसे पता भी नहीं था कि कैसे होता है। उसने देखा कि पास में राख पड़ी थी, शायद उसी से साफ होते हैं। उसने राख उठाई, बर्तन पर लगाई और रगड़ने लगी। पहला बर्तन मांजने में उसकी उंगलियां दर्द करने लगीं, नाखून टूट गए, हथेलियां लाल हो गईं। लेकिन जब उसने उस बर्तन को पानी से साफ किया और उसमें सूरज की रोशनी चमकी तो एक अजीब सी खुशी हुई। ऐसी खुशी जो पहले कभी नहीं हुई थी, ना नई पोशाक में, ना हीरे की बाली में। फकीर
फकीर वापस आया। उसने आवाज लगाई, चंदा। चंदा बोली, यहाँ हूँ, कुएं के पास। फकीर आया, उसके हाथ में कुछ सब्जियां थीं। कुछ लोगों ने शायद दान में दी होंगी। उसने पूछा, बर्तन मांज रही हो? हाँ। फकीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा किया, बस इतना, कोई तारीफ नहीं, कोई बढ़ाई नहीं। पर उन 2 शब्दों में जो था वो चंदा को महसूस हुआ। उस शाम फकीर ने सब्जी काटी। चंदा ने देखा, फिर उसने खुद हाथ आगे बढ़ाए। मुझे बताओ कैसे काटते हैं? फकीर ने उसे बताया। सब्जी कैसे पकड़े, चाकू कैसे चलाएं? चंदा ने कोशिश की। पहली बार चाकू से उंगली कट गई, एक बूंद खून निकली। चंदा ने उंगली देखी, पहले तो आंखें भर आईं, फिर उसने उंगली को दुपट्टे से दबाया और फिर सब्जी काटने लगी। फकीर मुस्कुरा रहा था, उसे पता चल गया था। रात को खाना बना, उस खाने में चंदा का थोड़ा हाथ था। जब उसने वह खाना खाया तो उंगली अभी भी हल्की दर्द कर रही थी, पर स्वाद बेहद अच्छा था। यह सिलसिला चलने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। चंदा रोज सुबह उठती, बर्तन मांजती, पानी भरती, फकीर को खाना बनाने में मदद करती। धीरे धीरे सीखती जाती। फकीर कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो हर शब्द एक पत्थर की तरह होता था, जो जमीन पर गिरे तो आवाज हो। एक दिन चंदा ने उससे पूछा, तुम डरते नहीं, अकेले, अंधे, इस झोपड़ी में? फकीर ने कहा, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसे डर किस बात का? चंदा ने सोचा। उसने पूछा, पर तुम्हारे पास पहले था कुछ? फकीर मुस्कुराया, था, बहुत कुछ था, और फिर चुप हो गया। चंदा ने और नहीं पूछा, पर अंदर से एक सवाल था जो घुमड़ता रहता। एक सुबह फकीर ने कहा, आज बाजार जाना है, मेरे साथ चलोगी? चंदा का दिल धड़का। वही बाजार जहाँ वो पालकी में जाती थी, जहाँ लोग उसे देखते थे, अब वो वहाँ जाएगी इस फटे दुपट्टे में, इस फकीर के साथ, पैदल। लेकिन उसने हाँ कह दी। बाजार में लोगों ने देखा, कुछ ने पहचाना, रतनदास की बेटी, वह जो कभी सोने की पालकी में आती थी। फुसफुसाहटें हुई, कुछ ने मुंह फेर लिया, 1-2 ने व्यंग से देखा। चंदा ने सब देखा। उसके मन में क्या हुआ? एक दर्द तो था, पर पहले जैसा गुरूर नहीं था जो टूटने पर तड़पाता। अब जो था वो एक शांत दुख था, जैसे बरसात के बाद की मिट्टी जो भीगी तो है पर टूटी नहीं। फकीर ने सब्जी खरीदी, थोड़ा अनाज खरीदा और एक सब्जी वाली बुढ़िया से कुछ देर बात की। जब वे लौट रहे थे तो फकीर ने कहा, वो बुढ़िया की बेटी बीमार है, कल उसके यहाँ जाना होगा। चंदा ने पूछा, क्यों? खाना देने। चंदा चुप रही, फिर बोली, ठीक है। अगले दिन वह दोनों उस बुढ़िया के घर गए। चंदा ने खुद खाना बनाया था, थोड़ी खिचड़ी। उसने वह खिचड़ी उस बुढ़िया को दी। बुढ़िया ने हाथ जोड़े, उसकी आंखें भर आईं। चंदा को उस पल एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई सीने में, वो गर्माहट जो किसी और को कुछ देने से आती है। उस शाम झोपड़ी वापस आते हुए चंदा के कदम हल्के थे। दिन बीतते गए। एक रात फकीर ने कहा, रोना बंद करो। चंदा चौंकी, वह रो नहीं रही थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ वह अंदर से रो रही थी, पिताजी की याद में, उस जिंदगी की याद में जो थी। फकीर बोला, यह वक्त बदलने का है, टूटने का नहीं। चंदा ने उसे देखा, पर मैं टूट चुकी हूँ। फकीर बोला, जो टूटता है वह मिट्टी होता है। मिट्टी टूटती नहीं, बिखरती है, और जब बिखरती है तो उसमें बीज डाला जाता है। तुम अभी बिखरी हो, बीज का वक्त है। चंदा ने उसकी बात सुनी, समझने की कोशिश की और धीरे धीरे समझी। उसने उस रात सोचा, उसे क्या आता है, क्या वह कुछ कर सकती है? उसने अपनी जिंदगी में क्या सीखा था? हिसाब। हाँ, उसके पिताजी ने उसे व्यापार का हिसाब सिखाया था, थोड़ा थोड़ा, और वह लिख पढ़ सकती थी उस जमाने में जब बहुत कम लोग पढ़ते थे। और अब उसने खाना बनाना भी सीख लिया था। धीरे धीरे एक ख्याल आया। बाजार में वह बुढ़िया थी जो सब्जी बेचती थी, उसकी बेटी बीमार थी, वह खुद बूढ़ी थी। चंदा उसकी मदद कर सकती थी। अगले दिन वह उस बुढ़िया के पास गई, उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी दुकान पर बैठ सकती हूँ? सब्जी बेचने में मदद करूंगी, जो मिले उसमें से थोड़ा मुझे दो। बुढ़िया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, क्या रतनदास की बेटी अब सब्जी बेचेगी? चंदा ने आंखें नहीं झुकाई, बोली, हाँ। बुढ़िया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है। उस दिन से चंदा बाजार में बैठने लगी। पहला दिन बहुत मुश्किल था। लोग आते और उसे देखकर अजीब नजरों से देखते, कुछ हंसते, कुछ व्यंग करते। अरे यह तो रतनदास की बेटी है, कैसा वक्त आ गया, अब सब्जी बेचती है। चंदा सुनती, जवाब नहीं देती, बस सब्जी तौलती और दाम बताती। एक बड़े सेठ की बेगम आई, जो पहले रतनदास की हवेली में दावतें खाती थीं। उन्होंने चंदा को देखा और मुंह फेर लिया, बिना सब्जी लिए चली गईं। चंदा ने देखा, दिल में कुछ हुआ, पर उसने आंखें नहीं भरने दी। शाम को जब वो घर आई, यानी झोपड़ी में, तो उसने फकीर को बताया। फकीर ने कहा,
उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, उन्होंने अपना घमंड देखा। अंतर पता होना चाहिए। चंदा सोचती रही। हफ्ते गुजरे। बाजार में चंदा का काम धीरे धीरे जमने लगा। उसे हिसाब आता था, इसलिए गलती नहीं होती थी। वो ग्राहकों से तमीज से बात करती थी, कुछ ऐसा जो उस बुढ़िया से नहीं होता था। ग्राहक उसके पास आने लगे। बुढ़िया खुश थी। एक दिन चंदा ने फकीर से कहा, मुझे लगता है कि हम थोड़ा और सब्जी मंगवाएं आसपास के गांवों से, यहाँ दाम ज्यादा मिलते हैं, बुढ़िया माँ को फायदा होगा। फकीर ने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे शुरुआत में? चंदा ने कहा, मेरे पास एक चांदी की अंगूठी है, अम्मी की निशानी, वो बेच दूंगी। एक लंबी चुप्पी आई। फकीर ने कहा, सोच लो, वो तुम्हारी माँ की निशानी है। चंदा ने कहा, माँ चाहती थी कि मैं इंसान बनूं, यह उनकी निशानी का सबसे अच्छा इस्तेमाल होगा। अंगूठी बिकी, पैसों से पहला माल आया, काम बढ़ा। धीरे धीरे चंदा की पहचान बदलने लगी। लोग अब उसे रत्नदास की घमंडी बेटी ना, बल्कि वो लड़की जो बुढ़िया माँ के साथ काम करती है कहने लगे। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, और तब एक दिन जब चंदा बाजार से लौट रही थी, उसने देखा कि झोपड़ी के पास एक घोड़ा बंधा है। एक बढ़िया घोड़ा, जैसे किसी अमीर आदमी का हो। वह अंदर गई। फकीर के पास एक आदमी बैठा था, अच्छे कपड़े, माथे पर तिलक। वो आदमी फकीर से बात कर रहा था, धीरे धीरे, आदर से। चंदा रुक गई। फकीर ने कहा, आ जाओ चंदा। वो अंदर गई और एक तरफ बैठ गई। वह आदमी उठकर जाने लगा। जाते जाते उसने फकीर को प्रणाम किया, जैसे किसी राजा को करते हैं। चंदा ने देखा, उसकी आंखों में सवाल था। जब वो आदमी चला गया तो चंदा ने पूछा, यह कौन था? फकीर ने कहा, एक पुराना जानने वाला। उसने तुम्हें इस तरह प्रणाम क्यों किया, जैसे तुम कोई राजा हो? फकीर चुप रहा। चंदा ने फिर पूछा, तुम कौन हो सच में? फकीर मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कुराहट। बोला, एक इंसान। चंदा ने कहा, बस? फकीर ने कहा, इससे बड़ा और क्या होना है? चंदा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में जो बीज पड़ गया था वह अब अंकुरित होने लगा था। उस रात चंदा सो नहीं सकी। वह घटनाएं याद करने लगी। उस आदमी का आदर, फकीर के पास जड़ी बूटियों का ज्ञान, उसकी आवाज की गहराई, वह शब्द जो वह बोलता था, कोई साधारण इंसान ऐसे नहीं बोलता। और वह मुस्कुराहट जो धूल में गिरकर भी नहीं गई थी। कौन था यह फकीर? अगले दिन बाजार में वो बुढ़िया ने कुछ कहा जिसने चंदा को चौंका दिया। बुढ़िया ने धीमे से कहा, बेटी, तुम उस फकीर के पास रहती हो ना? लोग कहते हैं वह कोई साधारण नहीं है। चंदा ने पूछा, क्या कहते हैं लोग? बुढ़िया बोली, कहते हैं कि बहुत साल पहले एक राजकुमार था, बड़े राज्य रत्न गढ़ का, बहुत होशियार, बहुत नेक, पर उसने एक दिन सब छोड़ दिया, महल, ताज, सब कुछ। कहते हैं ज्ञान की तलाश में निकल गया। फिर उसकी आंखें गईं किसी बीमारी से, पर वह रुका नहीं, चलता रहा और यहाँ आ गया। चंदा का दिल जोर से धड़का। बुढ़िया ने आगे कहा, लोग कहते हैं उसकी दुआ में बहुत ताकत है। जिसे उसने दुआ दी, उसकी जिंदगी बदल गई। चंदा को याद आया, बाजार में वो दिन, मेरी दुआ है कि तुझे कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गई, उस दुआ का मतलब वह नहीं था जो उसने सोचा था। उसने सोचा था कि फकीर ने दुआ दी कि उसे कभी किसी की जरूरत ना पड़े, पर असली मतलब था, तुम इतनी मजबूत बनो कि किसी पर निर्भर ना रहो। और देखो, वो बन रही थी। शाम को चंदा झोपड़ी में आई। फकीर बाहर बैठा था, ढलती धूप में, आंखें बंद। चंदा बैठ गई उसके पास। बोली, मुझे माफ करना। फकीर ने पूछा, किस बात की? बाजार में जो हुआ था, मेरे पहरेदार ने तुम्हें धक्का दिया, तुम गिरे, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैं हंस दी थी। फकीर ने कहा, वो तुम नहीं थी। चंदा ने पूछा, तो कौन था? फकीर बोला, वह परवरिश थी, वह माहौल था, वह आदतें थीं। इंसान वह नहीं होता जो उसे बनाया जाता है, इंसान वह होता है जो वह खुद बनता है। चंदा ने उसकी बात सुनी, धीरे से बोली, और अब मैं क्या हूँ? फकीर मुस्कुराया, अब तुम राह पर हो। ठीक उसी वक्त बाजार से एक आवाज आई, दूर से पर पहचानी हुई। चंदा का दिल अचानक रुक गया। वह आवाज विक्रम की थी। वह शहर में आया था और किसी ने उसे बताया था चंदा के बारे में, कि वह जिंदा है, कि उसके पास थोड़ा पैसा आने लगा है बाजार से, और इसीलिए वह आया था। चंदा के कानों में विक्रम की आवाज पड़ी तो उसका पूरा बदन जैसे एक पल के लिए जम गया। वो आवाज जो कभी उसे अच्छी लगती थी, वो आवाज जिसे सुनकर वो खुश होती थी, वह आवाज जो उसके मंगेतर की थी, उस इंसान की जिसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखकर उसे जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया था। वो उठी। फकीर ने पूछा, कौन है? चंदा ने कहा, विक्रम। फकीर चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से पता हो। चंदा ने झोपड़ी से बाहर झांका। विक्रम अपने 2 नौकरों के साथ आ रहा था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, घोड़े पर आया था और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो चंदा को कभी बहुत पसंद थी, पर आज वो मुस्कान उसे खोखली लगी।
जैसे किसी पुराने बर्तन पर चढ़ा हुआ सोने का पानी जो थोड़ी देर में उतर जाता है। विक्रम ने झोपड़ी देखी, उसका चेहरा एक पल के लिए बिगड़ा, फिर उसने संभाल लिया। उसने चंदा को देखा। चंदा के कपड़े साधारण थे, बाल सादे बंधे थे, हाथों पर मेहनत के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें वो पहले से ज्यादा गहरी थीं, ज्यादा मजबूत। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, चंदा, मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें। चंदा ने जवाब नहीं दिया, बस देखती रही। विक्रम थोड़ा असहज हुआ, फिर बोला, सुनो, मैं जानता हूँ कि उस वक्त जो हुआ वो मजबूरी थी। माँ नहीं मान रही थी, तुम समझ सकती हो ना। पर अब हालात बदल गए हैं। मुझे पता चला है कि तुम्हारा कारोबार फिर से खड़ा हो रहा है, तो मैंने सोचा हम पुरानी बात आगे बढ़ाएं। चंदा ने उसे सुना, पूरा सुना, और फिर उसने पूछा, जब मेरे पिताजी का जनाजा उठा था तुम कहाँ थे? विक्रम का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा। चंदा ने आगे कहा, जब हवेली पर ताला लगा था और मैं सड़क पर थी, तुम कहाँ थे? जब मैंने पहली बार भूखे पेट रात गुजारी, तुम कहाँ थे? और आज जब थोड़ा पैसा आने लगा है, अब तुम यहाँ हो, घोड़े पर सवार होकर। विक्रम कुछ बोलने वाला था, पर चंदा ने हाथ उठाया। रुको, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए। जवाब मुझे पता है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुमने वही किया जो तुम्हारी फितरत थी, पर मैं वह चंदा नहीं रही जो दौलत देखकर खुश होती थी। अब मेरी नींव अलग है। विक्रम ने एक और कोशिश की। चंदा, सोचो जरा, अकेली लड़की, क्या बना के दे झोपड़ी, यह बाजार में सब्जी बेचना, यह जिंदगी है। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ जो पहले था। चंदा मुस्कुराई। पहली बार जो पहले था वो मुझे नहीं चाहिए। पहले जो था उसमें इंसानियत नहीं थी, और इस झोपड़ी में जो है यहाँ इंसानियत है। मुझे माफ करो, पर मेरा जवाब नहीं है। विक्रम के नौकरों ने एक दूसरे को देखा। विक्रम के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर हल्का गुस्सा, फिर वो भाव जो तब आता है जब कोई हार मान लेता है। उसने कुछ नहीं कहा, मुड़ा, घोड़े पर बैठा और चला गया। चंदा उसे जाते हुए देखती रही। जब घोड़े की टापें दूर हो गईं, तब उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं, पर वह नमी दुख की नहीं थी। वह उस पुरानी जिंदगी को आखिरी बार विदा करने की नमी थी। वो अंदर आई। फकीर ने कहा, सही किया। चंदा बैठ गई, बोली, मुझे डर नहीं लगा। पहले लगता था कि अगर मैंने उसे मना कर दिया तो कोई नहीं होगा मेरे पास, पर आज डर नहीं लगा। फकीर ने कहा, जब इंसान खुद से डरना बंद कर देता है तो बाकी सब डर अपने आप चले जाते हैं। चंदा ने उसे देखा और पूछा, वो सवाल जो उसने अब तक नहीं पूछा था, सीधे, बिना लाग लपेट के। बाबा, तुम राजकुमार हो ना? झोपड़ी में चुप्पी छा गई। दिया टिमटिमाया। बाहर हवा चली और फूस की छत हल्की सरसराई। फकीर ने एक लंबी सांस ली। किसने बताया? बुढ़िया माँ ने, और उस आदमी ने भी जो कुछ दिन पहले आया था। उसने तुम्हें जिस तरह प्रणाम किया। फकीर चुप रहा। चंदा ने कहा, तुम्हें बताना नहीं है अगर नहीं बताना, पर मैं सच जानना चाहती हूँ। फकीर ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है। एक बड़े राज्य रत्नगढ़ में एक राजा था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा वो मैं था। दरवेश ने थोड़ा रुक कर कहा, मेरा नाम देवराज था। बचपन से मुझे महल का ऐशो आराम मिला। हाथी, घोड़े, खजाना सब था। पर एक दिन मैं महल की दीवार के बाहर गया और मैंने देखा। क्या देखा? चंदा ने धीमे से पूछा। देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी है, भूख से। उसके पास खाना नहीं था, और महल के दरवाजे पर जो पहरेदार थे उन्होंने उसे देखा और मुंह फेर लिया। मैंने उस औरत की मदद की, खाना दिलाया, पानी दिया, और उस रात मैं सो नहीं सका। देवराज आगे बोला, मैंने अपने पिताजी राजा से पूछा कि ऐसा क्यों है कि हम महल में सोने के बर्तन में खाते हैं और दरवाजे के बाहर लोग भूखे मरते हैं। राजा ने कहा, यही दुनिया का दस्तूर है। पर मैं नहीं माना। मैं राज्य का सबसे बड़ा बेटा था। राजगद्दी मेरी थी, मैंने वह छोड़ दी। चंदा की आंखें चौड़ी हो गईं। राजगद्दी? तुमने राजगद्दी छोड़ दी? देवराज मुस्कुराया। हाँ, मेरे पिता बहुत नाराज हुए। भाइयों ने समझाया, दरबारियों ने समझाया, पर मैं निकल गया। मुझे जानना था कि असली जिंदगी क्या है। महल में रहकर यह नहीं जान सका था। और आंखें? चंदा ने पूछा। देवराज का चेहरा थोड़ा भारी हुआ। कई साल घूमा मैं, जंगल, पहाड़, नदियाँ। एक बार एक गांव में बहुत बुरी बीमारी फैली थी। मैंने वहाँ रहकर लोगों की मदद की, जड़ी बूटियों से इलाज किया। मैंने बहुत पढ़ा था, जानता था, पर उसी बीमारी ने मेरी आंखें ले ली। देवराज ने हल्के से कहा, पर मैंने सोचा, आंखें गईं तो क्या, दिल तो है, हाथ तो है, और दुनिया तो है। चंदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उन्हें पोंछने की कोशिश नहीं की। देवराज ने कहा, और इसीलिए बाजार में जब तुम्हारे पहरेदार ने मुझे धक्का दिया, मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में खुद वही किया था जो तुम कर रही थी। मुझे पता था कि यह लड़की वही है जो मैं कभी था, और मुझे पता था कि वक्त इसे जरूर सिखाएगा। चंदा ने कहा, और दुआ? वह दुआ सच्ची थी? देवराज ने कहा, मैं चाहता था कि तुम मोहताज ना रहो, किसी दौलत की, किसी इंसान की, किसी घमंड की, और देखो तुम नहीं रही। चंदा बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? देवराज ने जवाब दिया, क्योंकि अगर पहले बताता तो तुम मेरी एक राजकुमार की वजह से इज्जत करती, पर मैं चाहता
चाहता था कि तुम इस अंधे बूढ़े फकीर की इज्जत करना सीखो बिना किसी वजह के, और तुमने सीखा। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। देवराज ने बताया कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, कैसे उसके भाइयों ने राज किया, कैसे उसने जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा, और चंदा ने बताया अपने पिताजी के बारे में, उस जिंदगी के बारे में जो थी और अब नहीं रही। पहली बार उन दोनों के बीच असली बातें हुई। इसके बाद के दिन बदल गए। चंदा का काम बाजार में और बढ़ने लगा। उसने बुढ़िया माँ के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। 2-3 और औरतें और आ गईं काम में मदद करने के लिए। वो औरतें जो अकेली थीं, जिन्हें कमाई की जरूरत थी। चंदा ने उन्हें काम दिया। देवराज रोज सुबह चंदा से बातें करता, कभी व्यापार की समझ देता, कभी इंसानियत की बातें करता। उसके पास ज्ञान का अथाह भंडार था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की यात्रा में इकट्ठा किया था। एक दिन देवराज ने कहा, चंदा, तुम्हारे पिताजी का कर्ज क्या तुम जानती हो कितना बाकी है? चंदा ने कहा, थोड़ा बहुत जानती हूँ पर पूरा हिसाब नहीं। देवराज ने कहा, पता करो एक एक पैसे का हिसाब। जब तक वह कर्ज बाकी है उस हवेली पर तुम्हारा कोई हक नहीं, पर जब वह चुकता होगा तब तुम्हारा सिर ऊंचा होगा। चंदा ने हिसाब किया। कर्ज बड़ा था पर नामुमकिन नहीं। उसने एक एक पैसा बचाना शुरू किया, बाजार में और मेहनत की, देवराज की जड़ी बूटियां बेचना शुरू किया। लोगों को पता था कि इस फकीर की दवाएं काम करती हैं। धीरे धीरे एक छोटी सी कमाई इस तरफ से भी होने लगी। महीने बीते। चंदा की दुकान पर अब रोज भीड़ रहती थी। उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हर पैसा अपने हाथों की मेहनत से कमाया। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने आकर उससे कहा, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, क्या तुम हमारे साथ साझेदारी करना चाहोगी? हम दूर के शहरों में माल भेजते हैं। चंदा ने देवराज से पूछा। देवराज ने कहा, उसकी नीयत देखो, फायदे का हिसाब देखो, और एक बात हमेशा याद रखो कि साझेदारी तब करो जब तुम खुद मजबूत हो। कमजोर की साझेदारी में दूसरा फायदा उठाता है। चंदा ने और वक्त लिया, जांचा और फिर हाँ कही, पर अपनी शर्तों पर। व्यापारी को हैरानी हुई। इस लड़की में हिसाब की समझ, बात करने का तरीका और शर्तें तय करने की हिम्मत देखकर उसने इज्जत की। काम और बड़ा हुआ, और एक दिन वो दिन आया जो चंदा ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने उस सेठ के पास जाकर, जिसने रतन दास को कर्ज दिया था, सारा हिसाब चुका दिया, एक एक पैसा। सेठ ने हैरानी से उसे देखा। तुमने यह कमाया खुद? चंदा ने कहा, हाँ। सेठ ने कहा, तुम्हारे पिताजी का कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं थी, वह तो उनके साथ ही खत्म हो गया था कानूनन। चंदा ने कहा, कानूनन खत्म हो गया पर जमीर में नहीं। मेरे पिताजी ने लिया था, मैंने चुकाया, बस। सेठ की आंखें नम हो गईं। जब चंदा वापस आई तो उसने देवराज को बताया। देवराज बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, रतन दास की रूह आज खुश होगी। चंदा रोई। इस बार खुशी के आंसू थे। उसके बाद के कुछ दिन अजीब थे। देवराज पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। वो कम खाता था, ज्यादा बाहर बैठता था, खुली हवा में, आसमान की तरफ मुंह कैच किए, जैसे कुछ सुन रहा हो जो बाकी किसी को सुनाई नहीं देता। चंदा को डर लगने लगा। एक रात उसने पूछा, बाबा क्या हुआ है, तुम ठीक हो? देवराज ने कहा, बहुत ठीक हूँ, पर चंदा एक बात बताओ, अगर मैं कल ना रहूं तो? चंदा का दिल धक से रह गया। उसने कहा, यह मत कहो। देवराज बोला, यह दुनिया का उसूल है, हर मुसाफिर एक दिन रुकता है, पर मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या तुम खड़ी रह सकती हो अकेले? चंदा ने उसकी उन बंद आंखों की तरफ देखा और फिर उसने जवाब दिया, हाँ। यकीन है? हाँ, क्योंकि तुमने सिखाया। देवराज मुस्कुराया। वह मुस्कुराहट जो पहली बार उसने धूल में गिर कर दी थी, वही मुस्कुराहट अब तक वैसी ही। अगली सुबह भोर का वक्त था। आसमान में तारे अब भी थे। चंदा उठी। उसने देखा कि देवराज बाहर बैठा है, वही जगह जहां वो अक्सर बैठता था। उसने आवाज लगाई, बाबा? जवाब नहीं आया। चंदा बाहर आई। देवराज बैठा था, पीठ सीधी, चेहरे पर वही शांति, उसके होठों पर वही मुस्कुराहट, पर वह नहीं रहा था। चंदा बहुत देर तक वहीं बैठी रही। रोई, खूब रोई, पर चीखी नहीं, बिखरी नहीं, जैसे उसे पता था कि यही होना था। उसने देवराज को उसी जगह दफनाया जहां वह बैठता था, उस पेड़ के नीचे जहां सुबह सुबह चिड़ियां आती थीं, और जाते जाते उसने एक आखिरी काम किया। देवराज के पास एक छोटी सी पोथी थी जिसमें उसने अपने हाथों से
से कुछ लिखा था, आंखें जाने से पहले। चंदा ने वह पोथी खोली। उसमें लिखा था, जो मिट्टी में गिरता है वो मिट्टी नहीं बनता, वह मिट्टी को समझ लेता है, और जो मिट्टी को समझ ले वह सोना उगा सकता है। चंदा ने वह पोथी सीने से लगाई और उठी। उस दिन वह बाजार गई, दुकान खोली, काम किया, शाम को घर लौटी। उस झोपड़ी में जो अब उसकी थी, उस झोपड़ी में जहाँ उसने पहली बार जमीन पर बैठकर खाना खाया था। उसने झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा दिया जलाया देवराज की याद में, और तब उसने तय किया, जो व्यापार वह खड़ा कर रही थी उसकी नींव दौलत नहीं होगी, उसकी नींव वह लोग होंगे जिन्हें उसकी जरूरत है। जो औरतें अकेली हैं उन्हें काम मिलेगा, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लिए कुछ होगा, और जो गरीब बाजार में आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि एक वह वक्त था जब उसके पहरेदार ने एक अंधे फकीर को धक्का दिया था और उस फकीर ने मुस्कुराकर दुआ दी थी। वह दुआ आज पूरी हो गई थी। चंदा मोहताज नहीं थी, न दौलत की, न इंसान की, न घमंड की। वह खड़ी थी अपने पैरों पर, अपनी मिट्टी पर, और उस मिट्टी से सोना उग रहा था। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है, पर एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई देवराज आए, कोई जो दिखने में साधारण हो, जिसे दुनिया नजरअंदाज करती हो, क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या उस चंदा की तरह हंसकर आगे बढ़ जाएंगे जो बाजार में थी? और एक और सवाल, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया जब किसी बहुत मुश्किल पल ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि बनाया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी किसी और के लिए देवराज बन सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।